चलिए दोस्तों, आज की जो क्लास शुरू करने जा रहा हूँ दोस्तों, वो आपका टॉपिक होगा 1935 का अधिनियम। ठीक है दोस्तों, कल की जो क्लास हुई थी वो दोस्तों मैंने 1919 का अधिनियम आपको समझा दिया हुआ था। तो दोस्तों, अगर आपका मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आप लोग शेयर नहीं करते हो तो आप लोग शेयर करते रहिए। ठीक, क्योंकि उसमें कुछ भी जाता नहीं आप लोगों का। अगर दोस्तों मैं आपके लिए अगर भला सोच सकता हूं तो दोस्तों क्या आप लोग मेरे लिए भला नहीं सोच सकते? तो आप लोग शेयर और लाइक ही तो दोस्तों करना है। ठीक है ना। चलिए दोस्तों, तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो दोस्तों रहेगा भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक, क्या था दोस्तों ये अधिनियम और इसमें क्या क्या बातें हुई थी, इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करना है। और कल की दोस्तों जो क्लास हुई थी वो 1919 के अधिनियम को लेकर हुई थी, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे से नोट्स बनाइएगा और अच्छे से आप लोग पढ़ाई करिएगा। ठीक, और कोई भी दिक्कत आती है दोस्तों आप लोग कमेंट करिए और आपके कमेंट का हम लोग तुरंत आंसर देने का प्रयत्न करेंगे। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है भारत शासन अधिनियम 1935, क्या क्या इसमें बातें हुई थी, इन्हीं बिंदुओं पर दोस्तों चर्चा करनी है। ठीक, तो पहला दोस्तों जो बिंदु है इस भारत शासन अधिनियम में क्या है, जरा देखते हैं दोस्तों। पहला पॉइंट दोस्तों जो है इसमें क्या किया गया था, केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली शुरू की गई। केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली शुरू की गई। यानी केंद्र में दोस्तों अब क्या द्वैध शासन की व्यवस्था कर दी गई। किस अधिनियम के तहत? 1935 के अधिनियम के तहत। द्वैध शासन का मतलब दोस्तों दिखावा के लिए भारतीय और ऊपर से शासन किसका? अंग्रेजों का, यानी कि मकान मालिक और किराएदार। ठीक है ना, यानी ऊपर से जो शासन है वो मकान मालिक का ही है, जब तक आप किराया दे रहे तभी तक आप हो। और ये इसी को दोस्तों क्या बोला जाता है? द्वैध शासन। ठीक, और ये अंग्रेज लोग करते थे। ऊपर से दोस्तों जो शासन हुआ करता था वो अंग्रेजों का ही था, बाकी दिखावा में भारतीयों को इन्होंने क्या रख दिया हुआ था। तो इस चीज को दोस्तों आप लोग क्या ध्यान रखिएगा थोड़ा अच्छे से। इसके बाद दोस्तों और बात करें, दूसरा जो इसका पॉइंट था वो दोस्तों क्या था, प्रांत में द्वैध शासन समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्तता शुरू कर दी गई। प्रांत में द्वैध शासन समाप्त कर दोस्तों क्या प्रांतीय स्वायत्तता शुरू कर दी गई। मतलब दोस्तों इसका क्या हुआ, इससे पहले वाला जो दोस्तों 1919 का अधिनियम देखा होगा आपने, उसमें दोस्तों प्रांत में क्या द्वैध शासन लागू किया गया था। लेकिन 1935 का जो अधिनियम आया दोस्तों, इसमें प्रांतों में से द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया और क्या कर दिया गया, प्रांतीय स्वायत्तता शुरू कर दी गई। मतलब अब जो प्रांत है ये स्वतंत्र हैं, अपने नियम कानून अब ये खुद क्या बनाएंगे और बना सकते हैं। इससे पहले क्या था, प्रांतों में द्वैध शासन लागू था, तो यानी अंग्रेजों से पूछना था। लेकिन इस अधिनियम में 1935 में द्वैध शासन को समाप्त कर प्रांतीय स्वतंत्रता लागू की गई। मतलब ये प्रांत अपने नियम कानून स्वयं बनाएंगे, अब ये लोग क्या है, स्वतंत्र हैं। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया होगा। इसके बाद तीसरा दोस्तों पॉइंट की अगर बात करें तो तीसरा पॉइंट था विषयों का विभाजन किया गया। विषयों का विभाजन किया गया। विषयों का विभाजन किया गया। क्या विषय क्या क्या रखे गए दोस्तों? ठीक, विषयों का विभाजन किस आधार पर किया गया और क्या क्या इसमें विषय रखे गए। ठीक, इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। तो एक इन्होंने दोस्तों बनाई क्या, संघ सूची। ठीक है ना, संघ सूची, यानी 3 विषय इन्होंने बनाए, एक संघ सूची
और दूसरी दोस्तों उन्होंने बताई समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, ठीक है ना दोस्तों, समवर्ती सूची। और तीसरी दोस्तों इन्होंने बताई राज्य सूची, राज्य सूची। ये दोस्तों आपके यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, हो सकता है आपका ना समझ में, कॉमा राज्य सूची। 3 विषय दोस्तों इन्होंने बताया, यानी विषयों का क्या विभाजन कर दिया। संघ सूची मतलब केंद्र की सूची दोस्तों, इस पर नियम जो भी बनाएगी वो कौन बनाएगी, केंद्र। आप और वर्तमान में दोस्तों बात करें तो अभी अपने यहाँ कौन बनाती, संसद। इसके बाद समवर्ती राज्य सूची की दोस्तों बात करें तो इसमें जो नियम कानून बनाए जाएंगे वो कौन बनाएगा, विधानमंडल यानी राज्य। और समवर्ती जो सूची है इसमें दोस्तों दोनों बनाते हैं, यानी केंद्र भी और राज्य भी, ठीक। तो ये इस अधिनियम में आया था, इसमें दोस्तों ये विषयों का क्या विभाजन कर दिया गया। और उस टाइम दोस्तों जो संघ सूची है उसमें बात की जाए तो इसमें आपके 59 विषय हुआ करते थे। समवर्ती सूची में दोस्तों 36 विषय हुआ करते थे और इसमें दोस्तों उस टाइम में कितने 54 विषय हुआ करते थे, ठीक है ना दोस्तों। जो 1935 का अधिनियम आया इसमें दोस्तों विषयों का विभाजन किया गया और 3 विषय बनाए गए, जिसमें से पहला संघ सूची। और जब ये आया तो उस टाइम में इसमें विषय कितने थे 59 यानी 59। दूसरा दोस्तों है हमारा समवर्ती सूची और उस टाइम इसमें कितने विषय थे 36। और तीसरा हमारा क्या राज्य सूची और उस टाइम इसमें कितने विषय थे 54, ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया। इसके बाद दोस्तों चौथा पॉइंट की बात करें, यानी चौथे नंबर पॉइंट की, इसको भी देख लेते हैं क्या था, ठीक। अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई, यानी अखिल भारतीय संघ बनाएंगे, अखिल भारतीय संघ बनाएंगे, ये संघ बनाएंगे, अखिल भारतीय संघ बनाएंगे। इसका मतलब दोस्तों क्या हुआ, अखिल भारतीय संघ। दोस्तों आपने देखा होगा उस टाइम ब्रिटिश प्रांत यानी 11 प्रांत हुआ करते थे और कुछ देसी रियासतें भी थी। तो पूरे भारत में जो देसी रियासतें थी, देसी रियासतों का मतलब दोस्तों जिस पर राजा और रजवाड़े का क्या अधिकार हुआ करता था, ठीक है ना। तो ये देसी रियासतें पूरे भारत में उस टाइम फैली हुई थी। और जब ये 1935 का अधिनियम आया तो इन्होंने क्या कर दिया कि अब इन सभी को, जो ये फैली हुई देसी रियासतें हैं, इन सभी को एक करके हम अखिल भारतीय क्या संघ बनाएंगे। पहले ये क्या थी, अलग अलग देसी रियासतें थी और ब्रिटिश प्रांत थे। और जब 1935 का अधिनियम आया तो इन्होंने दोस्तों बताया कि अब हम इन सभी जो फैली देसी रियासतें हैं, इधर उधर बिखरी हुई हैं, तो अब इनको क्या अखिल भारतीय स्तर पर बनाएंगे या अखिल भारतीय क्या संघ बनाएंगे। ये दोस्तों इसमें मतलब हुआ अखिल भारतीय संघ क्या, ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद चलिए दोस्तों 5वें नंबर पॉइंट की अगर बात करें तो इसमें जरा देखिएगा, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया, प्रणाली का विस्तार किया गया, ठीक। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का दोस्तों क्या विस्तार किया गया। उससे पहले जो 1909 का दोस्तों अधिनियम आया था उसमें इन्होंने केवल मुस्लिम के लिए सीटें रिजर्व की थी और मुसलमान ही खड़ा होगा। लेकिन जब 1935 का अधिनियम आया तो एक बार इसका बहुत व्यापक स्तर पर क्या विस्तार कर दिया गया, यानी हिंदू मुस्लिम सिख जो भी लोग हैं, ठीक है ना, जिसकी जो भी सीट है वहां पर वो लोग खड़े होंगे और इनको क्या वोटिंग डालने को अधिकार होगा। अगर मुस्लिम वर्ग के हैं तो दोस्तों मुस्लिम वर्ग का वहाँ कैंडिडेट खड़ा होगा और उसे वोटिंग डालने का अधिकार होगा। अगर सिख वर्ग का तो सिख वर्ग के होंगे, ठीक। इस कारण से इन लोगों ने दोस्तों क्या सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का क्या विस्तार कर दिया हुआ था। इसके बाद 6 नंबर पॉइंट की दोस्तों बात करें तो क्या था, संयुक्त निर्वाचन प्रणाली, संयुक्त निर्वाचन प्रणाली, संयुक्त निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई, संयुक्त निर्वाचन प्रणाली की क्या व्यवस्था की गई, अर्थात दलित वर्ग के लिए, ठीक है ना दोस्तों। ये आपका है, मतलब क्या हुआ दोस्तों, संयुक्त निर्वाचन प्रणाली का मतलब ये हुआ जो दलित वर्ग के लोग हैं,
उनको अब वोट में खड़े मतलब क्या, जब चुनाव होगा तो खड़े होने का जो अधिकार होगा वो केवल दलित वर्गों का होगा, और वोटिंग करने का जो अधिकार होगा वो केवल किसे, दलित वर्ग के लिए होगी। क्या उसमें वोट करेंगे, वही मतलब है दोस्तों इसका। संयुक्त निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई, अर्थात दलित वर्ग के लिए, मतलब खड़े होने का अधिकार दलित वर्ग का और वोट करने का अधिकार भी क्या, दलित वर्ग का। और यहाँ पर दोस्तों सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, ठीक, अलग अलग कर दिए गए। पहले केवल मुसलमान थे, बाद में अलग। अगर मुस्लिम है तो मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा होगा, वोट वो करेगा। अगर सिख है तो सिख कैंडिडेट खड़ा होगा, वोट वो करेंगे, ठीक। अखिल भारतीय संघ मैंने बता ही दिया हुआ है दोस्तों। विषयों का विभाजन किया गया, जिसमें 3 थे, संघ सूची, संवर्ती सूची, राज सूची। और उस टाइम में दोस्तों संघ सूची में 59 विषय, संवर्ती सूची में 36 और राज सूची में दोस्तों कितने थे, 54 विषय। अगला दोस्तों पॉइंट, प्रांत में द्वैध शासन समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्तता शुरू कर दी गई, और केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली क्या शुरू की गई। ठीक है ना दोस्तों, इतने पॉइंट क्लियर हो गए होंगे, कोई भी अब डाउट नहीं होना चाहिए। अखिल भारतीय संघ का मतलब दोस्तों जो भारत में 11 प्रांत थे जिस पर अंग्रेज का अधिकार था, और कुछ देशी रियासतें थी जो इधर उधर फैली थी, तो इन्होंने कहा इन सबको हम एक मिलाकर अखिल भारतीय क्या संघ करेंगे, ये मतलब हुआ। ठीक है दोस्तों, इसके बाद सारे पॉइंट और तो आप समझ गए होंगे। चलिए पहले दोस्तों आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे बात करते हैं। जरा इतने का स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो। चलिए दोस्तों कुछ 1-2 पॉइंट और बचे हुए इसमें, तो उन पॉइंटों पर भी क्या बात कर लेते हैं। दोस्तों आप लोग अपने नोट्स अच्छे से बनाते रहना, क्योंकि दोस्तों ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो मैंने आपको ना पढ़ाया और छुड़वा दिया। इस कारण से दोस्तों मैं बहुत अच्छे से आपको कंप्लीट करा रहा हूं, तो आप लोग दोस्तों अपने नोट्स अच्छे से बनाइएगा। बाद में दोस्तों ये ना हो कि आप लोग नोट्स भी नहीं बना रहे और फिर आप लोग डिमांड करें सर ये चीज़ नहीं समझ में आ रही। इसीलिए दोस्तों मैं आप लोगों से बार बार कहता हूँ, अगर आप लोगों को दोस्तों कोई भी बिंदु या कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है तो दोस्तों आप लोग कमेंट करिए, ठीक, क्योंकि जितना आप दोस्तों कमेंट करेंगे, हमसे जुड़ेंगे, उतना इन चीज़ों को और भी बेहतर बना पाएंगे। इसलिए मैं दोस्तों बोलता हूँ कि आप लोग हमसे जुड़ने का प्रयत्न करिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्या कमेंट करिए, जितना आप लोग हमसे कमेंट करेंगे। इसलिए दोस्तों ठीक है ना। चलिए इसके बाद दोस्तों कुछ 1-2 पॉइंट और हैं, उन पर भी चर्चा कर लेते हैं और ये आपका टॉपिक क्या समाप्त हो जाएगा। इसीलिए मैं दोस्तों आपसे बोला करता हूँ, आप लोग कमेंट करिए, अपने अच्छे से क्या नोट्स बनाइए। चलिए दोस्तों कुछ 1-2 पॉइंट और है, तो इसके बाद उन पॉइंटों पर भी बात कर लेते हैं। चलिए अगला दोस्तों जो पॉइंट है क्या है उस पर भी देख लेते हैं। अगला दोस्तों आपका पॉइंट है, इस अधिनियम के द्वारा एक संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई। इसके द्वारा संघीय न्यायालय की स्थापना, संघीय न्यायालय, ठीक है ना, संघीय न्यायालय की व्यवस्था। और दोस्तों इसने कार्य करना कब शुरू किया, 1 अक्टूबर 1937। ठीक, अब दोस्तों आपके मन में आया होगा सर ये संघीय न्यायालय क्या था। दोस्तों वर्तमान में जिसे आप लोग क्या सुप्रीम कोर्ट बोलते हो, उस टाइम में इसी का नाम क्या था, संघीय न्यायालय। और इसने दोस्तों कब कार्य करना शुरू किया, 1 अक्टूबर 1937 में। ठीक, और ये दोस्तों 1935 के अधिनियम में आएगा, मतलब इसके द्वारा एक संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई और इसने कब कार्य करना शुरू किया, 1 अक्टूबर 1937 में। संघीय न्यायालय का मतलब दोस्तों जो अपने आज वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट है उसी को पहले क्या बोला जाता था, संघीय न्यायालय। और इसके पहले न्यायाधीश सर मॉरिस ग्वायर थे। सर मॉरिस ग्वायर थे। ठीक है ना दोस्तों, यानी जो ये संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई थी, इसमें जो पहले मुख्य न्यायाधीश बने थे दोस्तों वो कौन थे,
सर मॉरिस ग्वायर थे और 2 अन्य थे दोस्तों, ठीक है, यानी टोटल 3 लोग उस टाइम हुआ करते थे। तो जो पहले संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई, और ये दोस्तों कार्य करना कब इसने प्रारंभ किया संघीय न्यायालय ने, 1 अक्टूबर 1937 में। और इसके जो पहले न्यायाधीश बने थे वो दोस्तों कौन बने थे, सर मॉरिस ग्वायर थे। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों रहेगा, क्योंकि ये एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। इसके बाद दोस्तों अगले बिंदु की बात करें तो जरा उनको भी देख लेते हैं। आरबीआई की स्थापना की गई, स्थापना। और दोस्तों ये कब की गई थी, 1 अप्रैल 1935, 1 अप्रैल 1935, ठीक है ना दोस्तों। यानी इसी अधिनियम के द्वारा, ठीक, क्या व्यवस्था की गई, आरबीआई, यानी जिसे आप लोग क्या बोलते हो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और ये दोस्तों इसकी स्थापना कब की गई थी, 1 अप्रैल 1935 के द्वारा। क्योंकि देश की मुद्रा एवं साख पर नियंत्रण हेतु, जो उस टाइम में देश की मुद्रा थी, ठीक, और साख थी, तो उसके नियंत्रण हेतु ये आरबीआई की स्थापना की गई। और ये दोस्तों कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 के द्वारा। और इसी अधिनियम के द्वारा दोस्तों संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई। संघीय न्यायालय का मतलब दोस्तों वर्तमान में जो अपने यहाँ सुप्रीम कोर्ट है, और उस टाइम ये क्या था, संघीय न्यायालय। और इसके जो पहले मुख्य न्यायाधीश बने थे वो दोस्तों कौन थे, सर मॉरिस ग्वायर थे। इसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट और भी देख लेते हैं, और क्या था, बस दोस्तों यही आपके कुछ पॉइंट हैं। ये आपके भारत शासन अधिनियम 1935 के पॉइंट हैं आपके। मतलब दोस्तों एक बार फिर रिकॉल कर लेते हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। इस 1935 के अधिनियम में केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई, और प्रांतों से द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया और उन्हें स्वतंत्र कर दिया गया। अब प्रांत जो भी हैं, स्टेट है, वो लोग अपने नियम कानून अब खुद बनाएंगे और स्वतंत्र हैं। और केंद्र में दोस्तों क्या, द्वैध शासन की व्यवस्था की गई। विषयों का विभाजन कर दिया गया, और इसमें 3 सूची बनाई गई, संवर्ती सूची, संघ सूची, राज सूची, ठीक, संघ सूची, संवर्ती सूची, राज सूची, जिसमें से संघ सूची में 59 विषय थे, संवर्ती सूची में दोस्तों 36 थे, और राज सूची में आपके कितने थे, 54 विषय थे, ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद एक और दोस्तों इसमें व्यवस्था की गई, अखिल भारतीय संघ बनाएंगे। अखिल भारतीय संघ का मतलब ये था, जैसे ब्रिटिश भारत में 11 प्रांत थे और देसी रियासतें दोस्तों अलग अलग पूरे भारत में फैली हुई थी, तो अंग्रेजों ने कहा इनको एक साथ हम बनाएंगे, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों संयुक्त निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई, और संयुक्त निर्वाचन प्रणाली का मतलब दलित वर्ग के लिए व्यवस्था की गई, यानी खड़े होने का अधिकार ही दलित वर्ग को है, और वोट देने का अधिकार भी किसे, दलित वर्ग को है, इसी अधिनियम के द्वारा। इसी अधिनियम के द्वारा दोस्तों आरबीआई की व्यवस्था की गई, यानी जिसे आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोलते हो, और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में की गई। और 1935 के इसी अधिनियम के द्वारा एक संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई, जिसे दोस्तों आप वर्तमान में क्या, सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। और इसके पहले जो मुख्य न्यायाधीश बने थे वो दोस्तों कौन थे, सर मॉरिस ग्वायर, सर मॉरिस ग्वायर, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इतने का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1935 रहा, जो मैंने दोस्तों बहुत अच्छे से कंप्लीट करा दिया हुआ है। अगर दोस्तों इसके बाद भी आप लोगों को किसी बिंदु पर डाउट है या कोई भी प्रॉब्लम है, तो दोस्तों आप लोग कमेंट करिएगा, और हम और हमारी टीम जो लगी हुई है आपके कमेंट के तुरंत आंसर देगी। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करें। तब तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।